अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ट्रिपल ए मॉडल जो हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेट करता है। अगर हम ट्रिपल ए मॉडल को थोड़ा सा रिकैप कर लें तो हमने ये पढ़ा था कि जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन यानी कि जो ट्रिपल ए मॉडल होता है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए एक 7 क्वेश्चन प्रोसेस लेकर आया है। और 7 अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे होंगे। सच एज व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन द केस, व्हाट आर द नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि क्या क्या मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफ एक्शन लिए जा सकते हैं। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज कंसिस्टेंट विद द नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज आइडेंटिफाइड इन स्टेप 3, consequences of each possible course of action, और what is the decision। यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके लिए ये 7 अलग अलग सवालात हैं जिसको आप जवाब करते हुए ये डिसाइड करते हो कि हमें क्या करना होगा। अब आपके सामने इससे रेलेवेंट एक पास पेपर का क्वेश्चन है और ये स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको पहले मैं रीड करता हूँ, फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए 10 मार्क्स के लिए आया था। 10 मार्क्स का मतलब ये हो गया कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मार्क्स हैं। और आपको जो ये 7 सवालात हैं ट्रिपल ए मॉडल के, ये याद रखने होंगे। जो भी आपका सिनेरियो होगा उसमें आपने यही 7 सवाल जो हैं इसके हिसाब से अपना आंसर जो है वो डॉक्यूमेंट करना होगा। लिखा हुआ है ग्रीन ग्रोव ऑर्गेनिक्स इंस जीजी, a global leader in palm oil production, claims to prioritize sustainability and social responsibility। एक कंपनी है, पाल्म ऑयल की वो प्रोडक्शन करती है और वो ये कहती है कि सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम खास ख्याल रखते हैं, इसको हम अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं। However, an investigative report reveals issues such as deforestation, habitat destruction, and forced relocation of indigenous communities ड्यू टू जीजीज ऑपरेशंस। लेकिन उनके जो ऑपरेशंस हैं, एक रिपोर्ट बनाई गई और उसमें उनके जो ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे थे उसके अगेंस्ट देखा गया कि क्या किस तरह से क्या ऐसी चीजें चल रही हैं जैसे कंपनी क्लेम करती है, क्या वो सस्टेनेबिलिटी के इशू को एड्रेस कर रही है, क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो मुख्तलिफ इशूज सामने आए, सच एज के डिफॉरेस्टेशन का इशू सामने आया, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन का इशू सामने आया एंड सो ऑन। यानी कि जो रिपोर्ट फाइंडिंग्स है, रिपोर्ट्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कंपनी ने जो डिक्लेयर किया हुआ है उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रही है। उसके बाद लिखा हुआ है इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैव लॉस्ट एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। जीजी हैज आल्सो बीन एक्यूज्ड ऑफ सप्रेसिंग डिसेंट थ्रू लीगल इंटिमिडेशन एंड मैनिपुलेशन। तो बहुत सारे बहरहाल आपके सामने इश्यूज हैं जो इस चीज को एड्रेस करें कि जैसा कंपनी कह रही है कंपनी उसके ऑपोजिट चल रही है। Sadaf Kanwal, who was recently hired as an assistant internal auditor on 6 months probation, has been tasked with verifying GG's sustainable palm oil sourcing। अब ये जो आपके सामने एक नाम दिया हुआ है सदफ कंवल, ये कौन है? ये असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो मालूम होगा। इंटरनल ऑडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी के इंटरनल होते हैं, कंपनी के अंदरूनी होते हैं, और वो इसी तरह से एक ऑडिट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि भाई सारी चीजें जो है वो इंटरनली ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है ड्यूरिंग हर वेरिफिकेशन शी अनकवर्ड डिस्क्रिपेंसीज इन सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशंस एंड नो एविडेंस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। यानी कि उसने ये नोट किया कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी किसमें? सस्टेनेबिलिटी के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनमें, और साथ में कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो इन सारी चीजों को जो कंपनी बोल रही है उसको सपोर्ट कर रहा हो, उनके एफर्ट्स को शो कर रहा हो। When raising these concerns, the CFO dismisses them by saying, जब उसने ये कंसर्न्स रेज करे, जब उसने ये कंसर्न्स एड्रेस करे, जब उसने ये कंसर्न्स बताया तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का एक रिस्पॉन्स आया उसकी तरफ, और वो क्या था? Oh, these are just the company's standard practices. Don't worry about them. However, seeing your dedication to work, I will surely recommend a salary
measure upon the successful completion of your probation period। यानी कि सीएफओ ने वो ये कहा कि भाई ये तो कंपनी की प्रैक्टिस है, ऐसे ही चलता है, हम जो सर्टिफिकेट्स ले रहे होते हैं और सारी चीज़ें जो मामलात हैं वो कहने के कुछ और है और करने के कुछ और हैं। और उसने सीएफओ ने ये कहा कि लेकिन ये है कि तुमने माशाल्लाह बहुत अच्छे एफर्ट्स करे और ये चीज़ें जो है हाईलाइट करी, यानी कि तुम्हारी डेडिकेशन है काम की तरफ, तो मैं तुम्हारी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर दूंगा, प्रोबेशन पीरियड रिड्यूस कर दूंगा, कोई XYZ बेनिफिट दे दूंगा। ये सीएफओ ने उसको कह दिया। ठीक है जी। तो ये पूरा सिनेरियो है। दोबारा से अगर इसको हाईलाइट करें, एक कंपनी है, पाम ऑयल की प्रोडक्शन करती है, वो इस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज कर रही थी कि सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम प्रायोरिटी पर रखते हैं। फिर उसका इंटरनल ऑडिट हुआ। इंटरनल ऑडिट एक असिस्टेंट ने किया, उस असिस्टेंट का वो प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। जब उसने ये देखा कि वैसा नहीं है जैसा कंपनी कहती है, तो उसने सीएफओ को बताया। सीएफओ ने उसको बोला माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, हम आपका प्रोबेशन पीरियड रिड्यूस करेंगे। लेकिन कहने की कुछ बातें होती हैं और करने की कुछ बातें होती हैं, और कंपनी ऐसे ही चलती हुई चली आ रही है। तो ये पूरा सा सिनेरियो था जो आपने पहले एब्जॉर्ब करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। अब अगर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो हमसे पूछा हुआ है अप्लाई द 7 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज आउटलाइंड इन द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA मॉडल एड्रेसिंग एथिकल कंसर्न्स। यानी कि वो जो 7 सवाल थे ना, उसकी हेडिंग्स के नीचे आपने जो है उसको एक्सप्लेन करना। अब पहला क्या सवाल होता है कि जो आपका केस है उसके क्या फैक्ट्स हैं। तो एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप कोई भी एक पर्टिकुलर हेडिंग देंगे। यहाँ पर हेडिंग दी गई है एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि आखिर क्या डिस्कस हो रहा है, केस किस बारे में, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं जीजी इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फोर्स्ड रीलोकेशन ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज। The assistant internal auditor has discovered discrepancies in sustainability certification and minimal evidence of conservation efforts. The CFO dismissed the AIA's findings as a standard practices while offering a benefit, shortened probation period that may influence her objectivity. तो इशू ये है कि एक कंपनी है और वो ये XYZ काम कर रही है, इंटरनल ऑडिटर की फाइंडिंग्स में उसके ऑपोजिट चीजें नजर आ रही हैं, और फिर सीएफओ जो है वो क्या कह रहा है। ये पूरा के पूरा जो केस है ना, वो आपने 2 से 3 या 4 पॉइंट्स में आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये हम व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखेंगे, जिससे पढ़ने वाले को ये भी समझ में आ जाए कि आखिर क्या एथिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। तो एथिकल प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि वो जो असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर है उसने चीज़ें एड्रेस कर दी हैं, लेकिन सीएफओ उसको निगेट करना चाह रहा है या उसको कोई कंपनसेशन देना चाह रहा है उसका मुंह बंद करवाने के लिए। Identifying the ethical issues, GG's operations contradict its claim of sustainability and social responsibility। ये मेन इशू है ना, कंपनी कुछ कह रही है और कर कुछ रही है, ये मेन एथिकल इशू है। आप बोल रहे हो कि हम बहुत एथिकल हैं, हम बहुत सारा सस्टेनेबिलिटी पर और हम बहुत सारा जो है वो क्या कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। CFO's attempt to influence the AIA's objectivity through the offer of a benefit, neglect of indigenous communities rights and environmental degradation, ये सारे ethical issues हैं इस specific case से relevant। Principal rules and values involved, the AIA's responsibility to maintain integrity, objectivity and professionalism in her audit। देखिए एक ऑडिटर होता है, उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है चीज़ें, उसने प्रोफेशनल होना होता है, उसने ऑब्जेक्टिव होना होता है। तो यही यहाँ पर मसला है कि वो एक इंटरनल ऑडिटर है और उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स है या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑडिटर ने फॉलो करने होते हैं। द सीएफओ's ड्यूटी इज टू इंश्योर एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी। सीएफओ को भी ये चाहिए कि वो एथिकल चीज़ें करे, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स जितने भी हैं वो एथिकली करेक्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो। GG's obligations to uphold environmental and social commitment as part of its corporate responsibility। ये यहाँ पर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड जो रूल्स हैं वो हमें बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, अब देखें बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते थे। नंबर 1, एक्सेप्ट द सीएफओ's फेवर एंड ओवरलुक द डिस्क्रिपेंसीज इन हर रिपोर्ट। यानी कि वो जो असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर है वो सीएफओ ने जो फेवर्स दिए वो कबूल कर ले और रिपोर्ट पे उसके बारे में कुछ भी मेंशन ना करे। पहला ऑप्शन ये था। 2A, एक्सेप्ट द सीएफओ's ऑफर बट इंक्लूड द फाइंडिंग्स इन अ रिपोर्ट। यानी कि वो सीएफओ की भी बातें सारी एक्सेप्ट कर ले, जी जी बिल्कुल सर, डन है ओके, और उससे भी फेवर ले ले, और फिर जब रिपोर्ट लिखने की बारी आए तो उसमें सारी चीजें मेंशन कर दे।
रिफ्यूज द फेवर एंड टेक नो फर्दर एक्शन ऑन द फाइंडिंग्स, फेवर जो है उसको रिफ्यूज कर दे, सीएफओ को बोले भाई मुझे आपकी कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन टेक नो फर्दर एक्शन ऑफ द फाइंडिंग्स, ऑफ फाइंडिंग्स पर कोई भी एक्शन ना ले, यानी कि खामोश रहे। रिफ्यूज द फेवर एंड डिस्क्लोज द फाइंडिंग्स इन अ रिपोर्ट, और आखिरी जो है वो ये है कि वो किसी भी किस्म का फेवर भी ना ले और रिपोर्ट में भी सारी चीजें वो बता दे। Matching norms, principles, and values. Accepting the favor compromises the AIA's integrity and objectivity. Refusing the favor aligns with professional principles of ethics and transparency. अब देखें, हमें जो है ना पॉइंट नंबर 4 और 3 को कंपेयर करना है। 3 में जो चीजें लिखी हुई थी वो ये थी कि भाई इंटरनल ऑडिटर को ऐसा 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 होना चाहिए। 4 का एक ऑप्शन ये कहता था कि ऑडिटर ऐसा हो, तो 5 में हमने यही लिखा है कि भाई जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के पर शक आ जाएगा, शक हो जाएगा, और उसको फेवर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर एक चीज फाइंडिंग्स में आई है तो उसको बिल्कुल ही प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, रिपोर्ट में बताना चाहिए। ठीक है जी। 6, एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या नतीजे निकल सकते हैं इसके? एक्सेप्टिंग द फेवर, अगर फेवर एक्सेप्ट करें, while it may benefit the AIS career in the short term, it compromises her professional integrity and could damage her reputation in the long run. अगर मैंने CFO की एफर्ट जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो मुझे फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनली मुझे डैमेज होगा। मेरी एक रेपुटेशन क्रिएट हो सकती है कि भाई इसको थोड़ा सा रिश्वत दो या थोड़ा सा इसकी फेवर करो तो ये हमारे हक में बातें कर देगी। ठीक है जी, वो जो लड़की थी। तो एक तो ये आप रूट ले सकते हो। सेकेंड है रिफ्यूजिंग द फेवर। अगर मैं फेवर रिफ्यूज कर दूं, दिस में लीड टू पोटेंशियल कैरियर रिप्रिकॉशंस सच एज प्रोलॉन्गिंग द प्रोबेशन पीरियड और स्ट्रेन्ड रिलेशन विद द सीएफओ। जाहिर है अगर मैं सीएफओ की बात ना मानूं और उसको अपोज करूं, उसको बोलो नहीं भाई मुझे आपकी कोई फेवर नहीं चाहिए, मैंने तो ये रिपोर्ट में बातें लिखनी ही लिखनी है, मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ, ऑब्जेक्टिव हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से मैं आपके इन गिफ्ट्स को या इन फेवर्स को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सीएफओ है ना वो आपसे एक फ्रिक्शन में आ जाएगा। आगे भी कभी अगर आपको सीएफओ से कोई बात करनी होगी, कोई मैटर डिस्कस करना होगा, तो एक फ्रिक्शन रहेगा और आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है कि आपको जो है वो ज़्यादा वर्कलोड दिया जाए या कुछ भी कर कर वहाँ पर मसले आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं सीएफओ की तरफ से। Taking a decision or conclusion, the AIA should refuse the favor and disclose the findings in a report. Upholding professional ethics, integrity, and transparency is critical despite the potential personal risk. This decision ensures accountability and aligns with the broader ethical responsibility to address GG's harmful practices. यानी कि अगर एक ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं उस चीज को रिपोर्ट करूं। ठीक है, ऑल्दो उससे मुझे पर्सनली कुछ रिस्क हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचकर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। अब अगर आप ये 7 तो हेडिंग्स देखेंगे ना तो एक ही बात थोड़ा सा घूम फिर कर बार बार लिखी गई है, बट ये किस तरह से इसको सेंटेंसेस में लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह के सवालात को 2 3 4 बार जब तक रीड नहीं करते हैं तो आपको एक दिमाग में मैप नहीं क्रिएट होता कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रिपल ए के बेसिक्स को रिवाइज करें, क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ें और उसके रेलेवेंट इस आंसर को भी 2 3 बार रीड करें ताकि आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएं, आप लोगों को कुछ हद तक चीज़ें याद हो जाएं, पैटर्न याद हो जाए। ये 10 मार्क्स का सवाल था तो आपको ट्रिपल ए के अगर जो 7 क्वेश्चन है वो याद है और उसमें आप 1 से 2 पॉइंट्स लिख देते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, पढ़कर दोबारा से डिस्कस करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।